ओके। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में प्रमुख राजनीतिक विचारकों के पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत दोस्तों हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे मैकियावेली पर। दोस्तों, मैकियावेली का ये सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि मैकियावेली को प्रथम प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे कि मैकियावेली के ऐसे क्या विचार थे राजनीति को लेकर के, जिसके कारण से उन्हें जो है प्राचीन इतिहास में, या कहें कि हमारे इतिहास, राजनीतिक इतिहास के अंदर इन्हें प्रथम राजनीतिक विचारकों के रूप में इन्हें जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो भी पहली बार हमारे दोस्त पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि दोस्तों हमारे सेशन पर ये सभी कोर्सेस हमारे द्वारा कंप्लीट कराए जा रहे हैं। बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को हमारे द्वारा कवर किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के कंप्लीट कोर्सेस यहाँ पर कराए जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ सिलेबस इसमें सब्जेक्ट इसमें कंप्लीट भी हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं और कुछ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये डिस्प्ले है दोस्तों, आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड करके भी आप इनको अच्छे से देख सकते हैं कि कौन कौन से बीए के अंदर सभी सब्जेक्टों, कौन कौन सब्जेक्ट अभी हमारे इस पर चल रहे हैं और कौन से अभी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोगों से विशेष कर कहना चाहता हूँ उन स्टूडेंटों से जो बीए के बाद में किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, विशेषकर यूपीएससी की। तो दोस्तों, वो अभी से करंट अफेयर की तैयारी करना चालू कर दें, क्योंकि करंट अफेयर ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। दोस्तों, बीए कंप्लीट होने के बाद जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ करते हैं आप, तो सबसे बड़ी समस्या आपको करंट अफेयर में ही होती है। तो करंट अफेयर को कैसे तैयार करें, कैसे पढ़ें, उसकी हैबिट अभी से बना लीजिए। और इसी आपकी काफ़ी रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी कमेंट थी मेरे पास में। इसी कारण से मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग में डेली 6 बजे करंट अफेयर का सेशन लेकर आया हूं। उसे बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों। छोटा सा सेशन होता है, बाकी अभी से आपको एक हैबिट सी अगर हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे दोस्तों अपना सेशन। आज का सेशन शुरू करेंगे। व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ से लेकर अपने सभी डाउट हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर दोस्तों लोधा क्लासेस नाम से ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें। सभी नोट्स यहाँ पर ही मिलेंगे और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। जैसा कि हम सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पत्र 1 के अंदर प्रमुख राजनीतिक विचारकों में, अर्थात पॉलिटिकल थिंकर्स पर हमारा दोस्तों भी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें थर्ड यूनिट का पहला ही टॉपिक हम अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम मैकियावेली को स्टार्ट कर चुके हैं। मैकियावेली पर दोस्तों एक वीडियो और आएगा, एक क्लासेस और आएगी इसके बाद में, और मैकियावेली वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम थॉमस हिल ग्रीन पर चर्चा करेंगे, थॉमस हिल ग्रीन को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से ये दोस्तों मुश्किल से 3 या 4 दिन के अंदर ये चारों विचारक थिंकर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें। उससे भी पहले आज का लेक्चर का पूरा सारांश क्या है, क्या क्या हम इसके अंदर पूरे लेक्चर में कवर करने वाले हैं, उन सबको देख लेते हैं एक नज़र में। दोस्तों, ये 9 पॉइंटों के माध्यम से दोस्तों हम ये पूरे इनके राजनीतिक विचारकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और ऐसे कौन कौन से कारण थे मैकियावेली को कि जिससे वो आधुनिक राजनीति के जनक कहे जाते हैं, राजनीति के जनक कहे जाते हैं। तो किन कारणों से, या कहें कि उनके किस प्रकार के ऐसे विचार थे जिन कारण से ही इनको ये जो है उपाधि दी गई है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि देखिए, पहले तो आपने अगर अभी तक अगर आपने इनका फर्स्ट भाग नहीं देखा मैकियावेली का, तो प्लीज इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसे पहले जरूर देख लें। क्योंकि मैकियावेली का सामान्य परिचय से जितनी भी उससे संबंधित परिचय था दोस्तों, वो हमारा फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है मैकियावेली में। इसके बाद में इसमें सिर्फ हम उन विचारों पर बात करेंगे जिनके कारण इन्हें अपने युग का शिशु या प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है। ठीक है, तो किस किस प्रकार के इनके विचार थे जिनके कारण से इन्हें राजनीतिक विचारक कहा गया है, उन पर हम डिस्कस करेंगे। उसी को लेकर के दोस्तों ये 9 पॉइंट आपके सामने हैं, इनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा कंसेप्ट बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। आइए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करें। इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसी को थोड़ा सा शॉर्ट में और देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में देखते चले, जिससे कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। राजनीतिक दर्शन में मैकियावेली को युग का शिशु कहने के साथ साथ आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है।
ये तो हम पहले ही इसके फर्स्ट भाग में ही कंप्लीट कर चुके थे, क्लियर कर चुके थे कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, उन्हें प्रथम राजनीतिक विचारक क्यों कहा जाता है। लेकिन क्योंकि जो विशेष कारण थे ना, वो विशेष कारण हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये तो हमारा क्लियर हो चुका था कि राजनीतिक दर्शन के अंदर, राजनीतिक विज्ञान के अंदर या राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मैकियावेली को उस अपने युग का शिशु कहा जाता था और साथ ही साथ में आधुनिक युग का इन्हें जनक भी कहा जाता है। ठीक है, मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग मैकियावेली से प्रारंभ होता है। मैकियावेली के निम्नलिखित विचार है जिसके कारण इन्हें आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। अब जरा दोस्तों इसको होल्ड कीजिए और सुनिए। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक या फिर अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता? इसको एक व्यवहारिक रूप से आप ऐसे समझिए इसको कि जब मैकियावेली अपने विचार लिख रहे थे, जब मैकियावेली राजनीति को अपने विचार दे रहे थे, उस समय एक युग परिवर्तन हुआ था, एक युग परिवर्तन हुआ था राजनीतिक क्षेत्र में, है ना। अब वो युग परिवर्तन कौन सा था कि मैकियावेली, अर्थात देखिए मैकियावेली से पहले कौन थे? अरस्तु, राइट, अरस्तु थे ना। तो अरस्तु के समय में जो राजनीतिक पूरे विचार या पूरा राजनीतिक ढांचा था वो धर्मतंत्र का था। किसका था? धर्मतंत्र का। अगर हम पूरे पश्चिम की बात करें, यूरोप की बात करें, तो उस समय पश्चिम में दोस्तों चर्च का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रबल था, चर्च का प्रभाव था, है ना, पोप या चर्च का प्रभाव था। तो उस समय जब जैसे ही मैकियावेली का आगमन होता है, मैकियावेली अपने विचार प्रस्तुत करने शुरू ही करते हैं, उसी समय में अब जो राजनीतिक जो ढांचा था, जो धर्मतंत्र पर टिका हुआ था, अब वो धर्मतंत्र का राजनीतिक ढांचा वो टूटने लगा था। अब जनता डिमांड कर रही थी कि अब कैसे भी करके राजतंत्र को स्थापित किया जाए, अर्थात क्या कि राजा का शासन होना चाहिए, धर्म का नहीं। ठीक है ना, धर्म या चर्च या पोप का शासन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की डिमांड अब जनता में आ रही थी। तो इसीलिए कहा गया कि मैकियावेली के समय में युग परिवर्तित हो रहा था, युग परिवर्तन का दौर था वो। तो इसी कारण से मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, क्योंकि जब जैसे ही युग, एक नए युग की शुरुआत हो रही थी, उसी समय से मैकियावेली ने अपने विचार प्रस्तुत करना प्रारंभ किया था। एक तो इस कारण से मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। दूसरी बात, जब ये युग परिवर्तित हो रहा था, जब शुरुआत ही हुई थी, उसी समय में मैकियावेली ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो इसी कारण से दोस्तों कि एक नए परिवर्तित युग को मैकियावेली ने अपने विचार सर्वप्रथम दिए, इस कारण से उन्हें आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। क्लियर हुआ मुद्दा पूरा, है ना। चलिए, अब इनके जो कुछ विचार है, कुछ विचार इन्होंने दिए थे जिस कारण से दोस्तों ये इतने प्रसिद्ध हो गए थे, तो वो विचार ही अब जरा हम इस पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं इनको। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रीय राज्य का समर्थक। किसका? राष्ट्रीय राज्य का समर्थक। आइए जरा इसको एक थोड़ा सा हम दोस्तों इसको थ्योरेटिकली भी समझते चलते हैं, उसके अलावा मैं आपको इसका व्यवहारिक पक्ष भी समझाते चलूंगा, जिससे कि देखिए व्यवहारिक रूप से समझने का बेनिफिट ये होता है कि आप कभी उस मुद्दे को भूलते नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा थ्योरेटिकल रूप से पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि आप जो है आंसर राइटिंग में बिल्कुल भी अटक नहीं पाएंगे। फिर तो आपको दोनों पक्षों को एक साथ लेके चलना है। हो सकता है कि इस चीज को आप व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छे समझ ले, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट को क्लियर करने से छोड़ देंगे उसको, तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना। चलिए, तो राष्ट्रीय राज्य का समर्थक, पवित्र रोमन साम्राज्य तथा पोप तंत्र की शक्ति में कमी आने के साथ साथ यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। जैसा कि मैंने अब जस्ट अभी आपको बताया कि जैसे ही मैकियावेली का आगमन होता है, आगमन का मतलब आना नहीं है, आगमन का मतलब यह है कि जब मैकियावेली अपने विचार प्रस्तुत करने ही स्टार्ट करते हैं और उस समय युग परिवर्तित होना प्रारंभ होता है ना। तो युग परिवर्तित हो रहा था उस समय, अर्थात कि पोप या धर्मतंत्र जो था, जिस पर राजनीतिक की नींव खड़ी हुई थी, राजनीति का ढांचा पूरा खड़ा हुआ था, वो अब धीरे धीरे बिखरने लगा था। अर्थात ये कि अब पोप तंत्र की शक्ति कम हो रही थी और इसके साथ साथ पूरे यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। राष्ट्रीय राज्यों का उदय, अब एक देश बन रहे थे, अब राष्ट्रीय राष्ट्र बन रहे थे, देश बन रहे थे, है ना। तो आधुनिक युग में प्रत्येक विचारक ने इस राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की और मैकियावेली उनमें सबसे प्रथम थे। पहले तो ये हो गया आपका कि राष्ट्रीय राज्य का समर्थक था, राष्ट्रीय राज्य का। अब यहाँ दोस्तों थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष समझ, देखिए ये किताबी लैंग्वेज भी ये आवश्यक होती है हमारे लिए, ताकि हम आंसर राइटिंग करें तो हमारी शब्दावली मजबूत हो जाए। इस कारण से थोड़ा सा ये जो है कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी भी लानी पड़ती है, जिससे कि अगर मान ली सभी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी से अगर हम बचते रहे
तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जो लैंग्वेज है ना वो इतनी ईजी हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि फिर कोई प्रभावपूर्ण ही नहीं रही, मतलब प्रभावित नहीं कर पाई किसी को, है ना। तो इस कारण से थोड़ी शब्दावली हमारी ऐसी होनी भी चाहिए जो थोड़ी वजनदार हो, ठीक है ना। तो इनका कहने का अर्थ ये है राष्ट्रीय राज्य के समर्थक के अंतर्गत दोस्तों कि जो जब इनका दौर था, जब मैकियावेली का दौर था, तो इस समय में क्या हुआ कि पोप तंत्र अर्थात धर्म तंत्र का प्रभाव कम हो रहा था, शक्ति कम हो रही थी, और साथ ही साथ में कुछ नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के जनता अब ये डिमांड कर रही थी कि अब एक राष्ट्र अर्थात एक देश अर्थात एक सरकार, राजनीतिक रूप से एक सरकार का निर्माण हो जो कि पूरे देश का शासन करे, ना कि किसी धर्म तंत्र के द्वारा उसको शासन किया जाए, है ना। तो इस प्रकार की डिमांड जरूरतें थी, और इसी जरूरत को महसूस भी किया राजनीतिक विचारकों ने। उन राजनीतिक विचारकों में सबसे प्रथम कौन थे दोस्तों? तो मैकियावेली थे, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। अरस्तु के बाद मैकियावेली ही सर्वप्रथम राजनीतिक विचारक है। अरस्तु के बाद में मैकियावेली ही वो विचारक है जिसने राज्य को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की है। तो या तो राज्य को महत्वपूर्ण अरस्तु ने बताया था कि एक पूरा राष्ट्र हो, संगठित रूप से एक सरकार हो जो पूरे राज्य पर फोकस करे, पूरे राज्य का विकास करे, या तो ये अरस्तु ने कहा था, या फिर अरस्तु के बाद में राज्य को एक दृढ़ स्थिति देने वाला अगर कोई था तो मैकियावेली ही था। मैकियावेली ने ही ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो कि अरस्तु से मिलते जुलते थे, ठीक है। मैकियावेली ने ही सबसे पहले ये बताया था कि राज्य एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता है, राज्य एक ऐसी सर्वोपरि अर्थात सबसे ऊपर एक ऐसी सत्ता है जिसकी अधीनता में अन्य समस्त संस्थाएं तथा संगठन फल फूल सकते हैं। अर्थात स्पष्ट तौर पर मैकियावेली ने यह कहा है कि किसी भी देश में सरकार का होना बहुत आवश्यक है, अर्थात कि एक सत्ता ऐसी होना चाहिए जो सब पर एक शासन कर सके, और अगर सब पे शासन करेगी तो क्या होगा कि जितने भी संगठन, जो समाज है, जो समाज के जितने भी अंग है, वो सब उस सत्ता के अधीन होकर या सत्ता की छांव में, अर्थात सत्ता एक छाते की तरह हो और उस छाते की छांव में सभी संगठन तथा संस्थाएं फले फूले। क्लियर हुआ है? चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। इसी में नेक्स्ट पर पॉइंट नंबर 3 में है दोस्तों धर्म और नैतिकता से राजनीति का पृथक्करण। मैकियावेली ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि धर्म और राजनीति में संबंध नहीं होना चाहिए, जो कि आज वर्तमान युग की विशेषता भी है दोस्तों। वर्तमान युग की विशेषता भी है कि राजनीति और धर्म, जैसे हम कहते हैं ना कि राजनीति और धर्म एक साथ नहीं चल सकते, राजनीति और धर्म साथ नहीं चल सकते। इसी कारण से विश्व के कई देशों ने धर्मनिरपेक्षता को अपना के रखा हुआ है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों का सम्मान करना, किसी एक धर्म को राष्ट्र कभी भी जो है नहीं मानेगा, एक विशेष धर्म को नहीं मानेगा, अर्थात सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, है ना। विश्व के बहुत सारे देश है दोस्तों जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया हुआ है, जिनमें से भारत भी एक राष्ट्र है जिसने धर्मनिरपेक्षता को अंगीकार किया है, ठीक है ना। तो यही बात मैकियावेली ने भी स्पष्ट तौर पर कही है कि जहां धर्म हो वहां राजनीति नहीं होना चाहिए, और जहां राजनीति है वहां धर्म नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से मैकियावेली के विचारों को अगर देखें दोस्तों, तो देखिए मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने के पीछे सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण यह है कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से किया गया पृथक्करण। पृथक्करण मतलब अलग अलग, उन दोनों को अलग कर देना, धर्म और राजनीति को अलग कर देना। तो धर्म और राजनीति, देखिए हम शक्ति पृथक्करण की अवधारणा पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। तो शक्ति पृथक्करण में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों को अलग अलग रखना, स्वतंत्र रखना, इसी को हम शक्ति पृथक्करण कहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए कितने खूबसूरत शब्द यहां मिला है, किसका पृथक्करण कराया? धर्म और राजनीति का पृथक्करण। तो धर्म और राजनीति अपने आप में स्वतंत्र हो, धर्म राजनीति में हस्तक्षेप ना करे और राजनीति धर्म में हस्तक्षेप ना करे, इसी को कहते हैं धर्म और राजनीति का पृथक्करण, दोनों को अलग अलग कर देना। मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम निर्भीकता और स्पष्टवादिता के साथ घोषणा की कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। किसका? राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। ये शब्द कहने वाले पहले कौन थे? तो दोस्तों मैकियावेली ही थे, ठीक है। नेक्स्ट है संघ राज्य के प्रथम विचारक। तो मैकियावेली ने इटली के लिए एक कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया। आधुनिक युग में विशाल राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था
ही अधिक व्यावहारिक है और मैकियावेली ने चाहे संघ राज्य के सारे तत्वों पर विचार न किया हो, लेकिन उसने इसकी कल्पना करके इसकी शुरुआत जरूर की थी। तो संघ राज्य का अर्थ ये हुआ दोस्तों, संघ राज्य देखिए, अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत क्या है, एक संघ राज्य है। संघ राज्य अर्थात कि कुछ राज्यों से मिलकर के बना हुआ संघ, उसको हम कहेंगे संघ राज्य, ठीक है ना। तो जैसे कि एक केंद्र है, पूरा एक केंद्र, जैसे कि हमारे केंद्र सरकार है। अब केंद्र के अधीन जितने भी राज्य हैं, जितने हमारे स्टेट है, सब किसके केंद्र के अधीन आते हैं, है ना। तो इसी का कहते हैं हम संघ राज्य, संघ राज्य। तो मैकियावेली ने भी ये धारणा प्रस्तुत की थी, उन्होंने कल्पना की थी कि यूरोप में जितने भी राष्ट्र है वो संघ राज्य होना चाहिए, जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं उन सबको मिला करके एक मजबूत केंद्र की सत्ता होनी चाहिए, जिस केंद्र की सत्ता के अधीन सारे राज्य पनपे, सारे राज्य का प्रशासन चले, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कल्पना इन्होंने की थी। हाँ, शुरुआत नहीं कर पाए थे, परंतु इन्होंने इस प्रकार की कल्पना अर्थात कि अपनी बुद्धि में एक बीज ऐसा बो दिया था, या कहें कि उनके समय की आधुनिक राजनीति की सोच में एक ऐसा बीज उन्होंने बो दिया था, जिससे कि वृक्ष कभी ना कभी फूटना संभावित था, और फूटा, आगे चल करके फूटा। कई राजनीतिक विचारकों ने फिर इस धारणा को आगे बढ़ाते हुए संघ राज्य की धारणा को प्रस्तुत भी किया, जो कि हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, और पूरा विश्व पर इस पर ही अडिग हो गया, और पूरा विश्व फिर दोस्तों संघ राज्य की नींव पर ही चलने लगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे आधुनिक अध्ययन पद्धतियों के अनुयायी, आधुनिक अध्ययन पद्धतियों के अनुयायी। तो दोस्तों ये जो है राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत ये आधुनिक पद्धतियों में अधिक बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। मैकियावेली ने अपने अध्ययन पद्धति में मध्य युग के अति धार्मिकतावादी दृष्टिकोण का बहिष्कार करते हुए आधुनिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया। तो इनके खूबसूरत विचार ये भी था कि इन्होंने, ये तो देखिए इतने अध्ययन में अब तक तो हम ये तो समझ ही चुके हैं क्लियरली कि जो मैकियावेली ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन सारे विचारों में उनके जो विचार थे ना, वो किस प्रकार के थे कि उन्होंने जो है रूढ़िवादिता को, अति धर्मवाद लोग समझ रहे ना, कि जो कट्टरपन होता है एक धर्म के अंदर, उसको त्याग करके, या रूढ़िवादिता को त्याग करके, अंधविश्वास को त्याग करके, तर्क की क्षमता, तर्क की जो शक्ति होती है तर्क करने की, है ना, तर्क करने की, बुद्धि के आधार पर तर्क करने की शक्ति के पर आधारित होकर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के या अध्ययन पद्धतियों का उन्होंने प्रयोग किया। कौन से अध्ययन पद्धतियों का? जो वास्तविक थी, जो तर्क की कसौटी पर कसी जा सके, ऐसी अध्ययन पद्धतियों का उन्होंने इस्तेमाल किया, ना कि धार्मिकतावादी दृष्टिकोण का, ठीक। नेक्स्ट है कानून संबंधी विचार। कानून संबंध, तो मैकियावेली ने मध्ययुगीन विचारकों के समान देवी और प्राकृतिक कानूनों को कोई महत्व नहीं दिया है। देखिए इनसे पहले के जितने भी जो विचारक थे, मध्यकालीन जो विचारक थे, उन्होंने क्या किया था, वो राज्य की उत्पत्ति में आपने पढ़ा होगा देवी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। तो जो भी राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत में विश्वास करते थे, उनका मानना क्या था कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है ना। तो अब अगर ऐसी शब्दावलियों का, राज्य की उत्पत्ति को लेकर के अगर ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग होता है, तो हम स्पष्ट तौर पर ये तो समझ सकते हैं कि यार ये जो विचारक जो ये कह रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा हुई है, तो हम ये स्पष्ट तौर पर पता कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से अति धर्मवाद पर जो है टिके हुए थे इनके विचार। किस पर? अति धर्मवाद पर या रूढ़िवादिता पर, है ना। क्यों? क्योंकि उस समय धर्मतंत्र का ही तो प्रभाव था, धर्मतंत्र के अनुसार ही जो है वहां प्रशासन चलता था, इस कारण से ये सब विचार वहां पे लागू थे। लेकिन उन्होंने इन सब का खंडन करते हुए, मैकियावेली ने इन सब विचारों का खंडन करते हुए अपने आधुनिक विचार प्रस्तुत किए हैं, और कानून की चर्चा ना करके केवल नागरिक कानूनों को ही सर्वोत्तम उन्होंने बताया है, नागरिक कानूनों को सर्वोत्तम बताया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यथार्थवादी विचारक। अब यथार्थवादी भी देखिए, इनके अर्थ जो होते हैं ना, इन शब्दों में ही मिल जाते हैं। अब ये जैसे क्या लिखा हुआ है, यथार्थवादी विचार। यथार्थवादी मतलब क्या? अरे भाई, जो वास्तविक रूप से है, जो भौतिक रूप से है, उसमें विश्वास करने वाले हैं। ये धर्मतंत्र क्या बोलता है? सिर्फ जो है सोचे हुए पर विश्वास करना, अनदेखे पर विश्वास करना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ये सारी चीजें धर्मतंत्र के अंदर होती है। परंतु ये यथार्थवाद के पुजारी थे, यथार्थवाद के, और यथार्थवाद में ही इनका पूरा विश्वास था, ठीक है। तो मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक है। उसने प्लेटो के समान किसी काल्पनिक आदर्श राज्य का सपना नहीं देखा।
जैसा कि प्लेटो ने एक काल्पनिक राज्य की धारणा व्यक्त की थी, काल्पनिक राज्य की। तो मैकियावेली ने ऐसा नहीं किया, उसने अपना ध्यान वास्तविक राज्य तक सीमित रखा, जो वास्तविक राज्य उस तक सीमित रखा, इसलिए उसने राज्य का कार्य अपना संरक्षण और संवर्धन बताया। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उसने राजा को सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करने के लिए परामर्श दिया है। उसने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि भाई आप आधुनिक राज्य के जो है शासक हो, आधुनिक राज्य के शासक हो, आप अपने शासन का संचालन उचित रूप से करने के लिए जैसे भी साधनों का आपको प्रयोग करना पड़े, आप बिल्कुल बिना हिचकिचाए आप उन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हिंसा करें, चाहे तो आप शांति व्यवस्था को बनाए रखें, जैसा आपको उचित लगे अपने राज्य का उचित संचालन करने के लिए इस प्रकार से भी आप जो है उसका संचालन कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है। राजा कभी नैतिक या अनैतिक नहीं होता, ये स्पष्ट कहना था मैकियावेली का। राजा कभी नैतिक या अनैतिक नहीं होता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 2 पॉइंट और बचे हैं दोस्तों, उन पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। ये लेक्चर कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम कुछ कमेंट, जो कुछ रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उन पर हम बात करेंगे। जो कमेंट आती रहती हैं दोस्तों, जो देखेंगे कौन कौन सी कमेंट आज पूरे दिन की पड़ी हुई है, तो उन पर हम डिस्कस करेंगे। जो भी आप लोगों के सवाल हैं उनका मैं प्रति लेक्चर के बाद में आपको जवाब उनके दूंगा। नेक्स्ट है अवसरवादिता को प्रोत्साहन। अवसरवादिता को प्रोत्साहन, अवसरवादिता को प्रोत्साहन। अरे अवसरवादिता क्या होती है दोस्तों? अरे अपॉर्चुनिटी, भाई अपॉर्चुनिटी को महत्व देना। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है उसको छोड़े ना, है ना। तो अवसरवादिता वर्तमान राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वर्तमान राजनीति की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हम इसको कह सकते हैं। मैकियावेली ने अपनी लेखनी द्वारा इस अवसरवादिता का परिचय दिया है और राजा को दिए गए उसके समस्त उपदेश अवसरवादिता का प्रतिपादन करते हैं। अब अवसरवादिता का प्रतिपादन करते मतलब क्या हुआ कि मैकियावेली ने राजा को जो भी निर्देश दिए हैं कि भाई आप अपने देश का संचालन करने के लिए आप किसी भी प्रकार के साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप किसी हिंसात्मक साधनों का भी प्रयोग करते हैं तो आपको कोई अनैतिक नहीं कहेगा। तो जब इस प्रकार के विचार दिए हैं मैकियावेली ने एक राजा को, या परामर्श दिया है, तो उसी को कहा गया कि अवसरवादिता, अर्थात कि अवसर अर्थात समय के अनुसार, समय परिस्थितियों के अनुसार आप अर्थात राजा अपना कार्य करे, अपना देश का, अपने शासन का संचालन करे, है ना। उसने प्रिंस को शेर, देखिए क्या कहा उन्होंने, बहुत शानदार लाइन कही है उन्होंने कहा है प्रिंस राजा को शेर तथा लोमड़ी दोनों गुणों से युक्त होकर अनुकूल आचरण करने का परामर्श दिया है। उसने कहा है कि एक राजा ऐसा होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर वो शेर भी बन जाए और आवश्यकता पड़ने पर वो लोमड़ी भी बन जाए। ये दोनों गुण उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, तो इन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत वैज्ञानिक तथ्यों को भी समाविष्ट किया है। किसको? वैज्ञानिक तथ्यों को भी समाविष्ट किया है इन्होंने अपने विचारों के अंदर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अभी तक के जितने भी विचारक, पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, उनमें सबसे पहले ये जो है मैकियावेली ही ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने विचारों में वैज्ञानिक तथ्यों को समाहित किया है। मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक थे। अरस्तु की अपेक्षा मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। क्योंकि अरस्तु ने राजनीतिक के सैद्धांतिक पक्ष को वैज्ञानिक स्वरूप दिया। किसने? अरस्तु ने क्या किया? राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को वैज्ञानिक स्वरूप दिया और मैकियावेली ने व्यवहारिक पक्ष को ही वैज्ञानिक स्वरूप दे दिया। तो वह राजनीतिक यथार्थवादी है। अर्थात इन्होंने जो भी व्यवहारिक बातें हो सकती है एक राजनीति के अंतर्गत, उन्हीं व्यवहारिक बातों को इन्होंने उठाया और उन्हीं व्यवहारिक बातों को ही का जो अध्ययन किया है, व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन किया है, वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है मेरे दोस्त, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वही एक क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार से अगर हम वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करेंगे तो उसमें सभी वो सारे तथ्य होना चाहिए जो वास्तविक हो, जिनका परीक्षण किया जा सके। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये सेशन आज का होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा मैकियावेली के अंदर ही दोस्तों हम बात करेंगे मानव स्वभाव संबंधी विचार इनके क्या थे, मानव स्वभाव संबंधी विचार क्या थे, नैतिकता से संबंधित विचार क्या थे, धर्म से संबंधित इनके विचार क्या थे। तो शायद हो सकता है एक क्लास में ही हम इनको कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी इसमें मानव स्वभाव संबंधी विचार भी है, धर्म संबंधी विचार भी है और नैतिकता संबंधी विचार भी है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये हो सकता है एक में, अन्यथा
2 क्लासेस में हम इस मैकियावेली को कंप्लीट कर लेंगे। और मैकियावेली को दोस्तों हम इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अपने आप में, पॉलिटिकल थिंकर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्यों है इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितने भी जो भी थोड़ा बुद्धि से तेज स्टूडेंट होंगे वो समझ चुके होंगे अभी तक, क्योंकि जब जैसे ही हमने बोला है कि युग की तैयारी, नए युग की तैयारी, आधुनिक युग का आरंभ, और आधुनिक युग का आरंभ अर्थात किसी भी युग का आरंभ जब होता है और उस समय का जब कोई थिंकर्स होता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, मैकियावेली भी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आधुनिक युग की अब शुरुआत हो चुकी है मेरे दोस्त। जब हम कौटिल्य और मनु को पढ़ रहे थे तो वो हमारा प्राचीन युग था। अरस्तु, प्लेटो और सुकरात जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वो मध्यकालीन युग था। लेकिन जैसे ही अभी मैकियावेली का दौर शुरू हुआ है तो अभी हमारा आधुनिक युग प्रारंभ हो चुका है, और आधुनिक युग के प्रारंभ के ही जो थिंकर्स हैं वो है मैकियावेली। इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट है ये सामने जो है डिस्प्ले हो रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर वगैरह ले लें, और ये टेलीग्राम पर लिंक यहाँ से ले लें। थोड़ा और मैं साइट में हो जाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो कुछ कमेंटों पर देख लेते हैं दोस्तों, कुछ डिमांड है क्या कमेंट में, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। एक कमेंट है रितु सरोज, एयू का सिलेबस, एयू के देखिए दोस्तों, हाँ इनमें रितु सरोज ने कहा है कि सर कौन से सिलेबस आप पढ़ाते हैं, या एयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करते हैं या नहीं करते, इनका ये डाउट है। तो मैं आपको बता दूं, या सभी दोस्त सुन लें कि दोस्तों हमारे द्वारा सभी यूनिवर्सिटियों को कवर करते हुए पढ़ाया जा रहा है, और उसका एक विशेष कारण है। उसका कारण ये है कि मैं चूंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, एक ओपन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ, है ना। अगर दोस्तों मैं 1 या 2 यूनिवर्सिटी को कवर करते हुए चलूंगा ना तो मुझे पढ़ाना असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों पूरे इंडिया में 8 ऐसे राज्य जहां पर हिंदी बोली जाती है, तो सभी राज्यों के द्वारा हमें फॉलो किया जाएगा। सभी जो है अपने अपनी सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सभी के सिलेबस को इकट्ठा करके उनके सभी टॉपिकों को मैनेज करते हुए ही ये सारे टॉपिक आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसमें सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर किया जाएगा। अब सिलेबस कवर करने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसा आपके सिलेबस में 1 2 3 ऐसे क्रम है ऐसा सभी सिलेबसों में होगा। भाई यूनिवर्सिटी अपने अनुसार से टॉपिक देती है ना। तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, आपका जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो टॉपिक 100% आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। उस टॉपिक के आप अपने सिलेबस के क्रम के अनुसार यहाँ पर इस सीरीज को फॉलो करें, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम है सभी यूनिवर्सिटी में। देखिए अगर हम दोस्तों पॉलिटिकल थिंकर से जैसे मैकियावेली पढ़ रहे हैं तो भाई मैकियावेली चाहे वो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए, चाहे वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाए, चाहे थर्ड ईयर में पढ़ाए, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, क्या अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग राज्य के हिसाब से क्या मैकियावेली बदल जाएंगे क्या? भाई मैकियावेली तो वही रहने वाले हैं। आप चाहे कैसे भी पढ़ा दिए इसको, हिंदी में पढ़ाइए, उर्दू में पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए, किसी भी मराठी किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे आप, वही रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, सभी यूनिवर्सिटियों को कवर किया जा रहा है। इसके अलावा अभी राय कुशीनगर, इनका कुछ कमेंट ऐसी होती है वाकई में बहुत अच्छी लगती है, दिल छू लेने वाली कमेंटें भी होती है। सर आप जिस तरह पढ़ाते हो पूरे यूट्यूब पे आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता। अरे भाई ऐसा नहीं है, एक से एक विद्वान अभी यूट्यूब पर ही है, लेकिन हाँ कुछ उनकी पर्सनल समस्या हो सकती है कि वो चार्ज करके पढ़ाते हैं। दोस्तों बहुत सारे विद्वान हैं, मैं तो अपने आप को एक जीरो, एक बड़ा अंडा मानकर चलता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। बस ये कि मैं अपनी पूरी क्षमता आपके लिए लगाने का प्रयास करता हूँ, और वही चीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आती है और आप इतनी तारीफ करते हो, उसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये नेक्स्ट देखते हैं, शीतल सिंगारे, थैंक यू वेरी मच सर, सब समझ आ गया है, यही उम्मीद करते हैं, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा इस प्रकार से प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं ताकि आपको पूरे एनालाइज के साथ में सेशन दे पाऊं। आशीष कुमार, इनका क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस हुआ है उसके अंदर कहा गया है कि एक सीरीज में कुछ टॉपिक छूट गए हैं ना। टॉपिकों के नाम भी उन्होंने लिखकर भेजे हैं, मैं आपको बता देता हूं। केंद्र राज्य के संबंध, संघ और विषम की विशेषताएं, पंचायतें नगर पालिका, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रीय सुरक्षा, आपातकालीन प्रावधान, निवारक निरोध, राष्ट्रीय सुरक्षा। आशीष कुमार जी थोड़ा सा वेट करेंगे प्लीज, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम माइक्रो इकोनॉमी स्टार्ट कर चुके हैं,
तो इस कारण से थोड़ा सा डिले हो रहा है पॉलिटी में। उनका हालांकि एग्जाम से पहले उनको भी कवर कर लेंगे, और चूंकि सेकेंड ईयर में भी हम ये पॉलिटिकल थिंकर्स को जल्दी कवर करना चाहते हैं, और साथ में मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट कर चुके हैं, और पर डे आपको एक करंट अफेयर की सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में थर्ड ईयर के लिए भी दोस्तों जो है इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्दी इतिहास स्टार्ट होने वाला थर्ड ईयर में। तो अभी एक्चुअल में क्या है ना, कुछ ज़्यादा ही सब्जेक्टों का अभी थोड़ा लोड है, तो थोड़ा सा वेट करें। इनमें से एक दो सब्जेक्ट जैसे फिनिश होंगे, हम फर्स्ट ईयर की पॉलिटी वापस से कंटिन्यू कर देंगे। जो भी उसमें चैप्टर बचे 4-5 चैप्टर, उनको भी जल्दी कवर करके उस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें प्लीज। मैंने आपसे बोला है ना कि सभी सब्जेक्टों को हम बिल्कुल कवर करेंगे ओपन प्लेटफॉर्म पे। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी सब्जेक्ट को बीच में छोड़ देंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट आप लोगों का बीच में नहीं छूटेगा। मैं प्रॉमिस करता हूं सभी सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से और भी काफी सारे कमेंट है वैसे तो, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम इस पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं। अच्छा लगता है यार, आप लोग इस प्रकार से कमेंट करते हो, हमारा उत्साह भी बढ़ता है, और आप लोगों के द्वारा इतनी पसंद की जाती है क्लासेस, तो थोड़ा सा दोस्तों हमें जब इतनी मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का परिणाम ये कमेंट, तो आपके पास इसके जो आपके विचार है उन विचारों से हमें इसका परिणाम मिल जाता है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में जो बची हुई कमेंट है उन पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।